अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनी तौर पे आप बच्चों हमारी दुआएं भी जो है वो आप बच्चों के साथ हैं कि आप खैर खैरियत से रहें, आपके घर वाले सब दोस्त अहबाब नियर एंड डियर वंस बिल्कुल खैर खैरियत से रहें। एक चीज़ जो मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ इसलिए कि आई फील कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बात कहना, वो ये कि अपने आप को इस फुर्सत में जो है वो मोटिवेटेड रखना एक मुश्किल काम है, एक डिफ़िकल्ट जॉब है। हम बड़े होते हुए भी जब हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई अपेरेंट चैलेंज नहीं है, कोई अपेरेंट कह लें कि ऐसा कोई इम्तहान दरपेश नहीं है कि जिसमें हमें जाके टेस्ट होना है, जिसमें हमें जाके अपनी जो रेजिलियंस है या अपने आप को मनवाना है, ठीक है, तो कोई इमीडिएट मसरूफियत या चैलेंज नहीं होता, तो हम लोग भी जो है वो लेज़ी या लेथार्जिक हो जाते हैं। सो आप लोगों के लिए भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड मुमकिन है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल लेज़ी हो जाएं, लेथार्जिक हो जाएं इस हवाले से। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ इंसान का पता मुश्किल में ही चलता है। मुश्किल हालात में जो है आपका जो सही कैरेक्टर है या आपकी जो सही रेजिलियंस है, आपकी जो सही पावर है, वो सही मानों में जो है वो आपको पता चलती है। सो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस मुश्किल को हमने जो है वो ऑप्टिमल अंदाज में जो है वो यूटिलाइज़ करना है, मैक्सिमम हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। और एक और चीज़ भी बता दूँ, इतनी कन्वीनियंस के साथ पढ़ना शायद आपको फिर कभी नसीब नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है, कि आप मतलब देखें ना कि यहाँ आकर या स्कूल्स में कॉलेजेस में आकर पढ़ना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग ठीक है, अपनी मुश्किलात हैं, मैं उसको एडमिट करता हूँ, बट कन्वीनियंस भी बहुत है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आप घर वालों के साथ गपशप कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जब चाहें आप कहेंगे सर चुप करें, बस पॉज करें, अभी मैं बाद में सुनती हूँ आपको, ठीक है, दैट यू कैन डू इट। आप क्लास में तो आप टीचर को नहीं कह सकते थे ना कि सर आप चुप करें 1 मिनट, मैंने कोई और ज़रूरी काम भी होता है बंदे को, आप क्या लगे हुए। तो अपनी मुश्किलात हैं तो अपनी कन्वीनियंस भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को सुन सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं चीज़ों को। सो ये सारी चीज़ें एक ब्लेसिंग भी हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है आने जाने से बचे हुए हैं वो थकावट जो होती थी, ठीक है, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ बच्चों को कि हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है, ख़ास तौर पे हमारी बेटियाँ जो हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, उन बेचारियों की तो आधी ज़िंदगी जो है ना वो वैन वाले और रिक्शे वाले के चक्कर में जो है ना वो गुजर जाती है कि वो अभी पहुंचा नहीं है, अभी घंटा पहले निकल गए हैं, एकेडमी 4 बजे पहुंचना है तो रिक्शे वाला 3 बजे लेने आ गया। तो ये सारे मसाइल जो हैं इनसे आप बचे हुए। सो इस फुर्सत को कहने का मकसद ये था कि इस फुर्सत को जो है वो बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ करें। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग है, एक नई तरीके की लर्निंग है। इस नए तरीके की लर्निंग को जो है वो अपने मिजाज का हिस्सा बनाएं और इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होते चले जाएं। नेक्स्ट हम आज अपनी पोएम बेटे करने जा रहे हैं। पोएम का टाइटल है जी, हमने स्टार्ट कर चुके हुए थे, दैट वाज इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। जैन सॉल्वर्दी की जो है ये पोएम है और मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जैन सॉल्वर्दी जो है ये बड़ा ही फेमस है। ही इज़ नोन फॉर राइटिंग एंटी वॉर पोइट्री और इस पर उसने बहुत कुछ लिखा है। वॉर पोइट भी इसको कहा जाता है इसी वजह से, ही इज़ कॉल्ड वॉर पोइट बिकॉज उसने जंग मुखालिफ जो है वो बहुत कुछ लिखा। ये पोएम भी उसकी वैसी ही है। अब पहली चीज़ हमने कर ली थी, पहला स्टेंजा इसमें कर लिया था हमने और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह वो एक डेवास्टेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह एक तबाह एनवायरनमेंट जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं कि जिसमें जो है हर तरफ तबाही है, स्ट्रीट जो है
ना सिर्फ वो डार्क है बल्कि इवन द ड्यू, हमने याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इवन द ड्यू इज़ ब्लैक। वो जो ड्यू जो फॉल कर रही है इवन उसको वो कहता है कि अ डार्क ड्यू फॉल्स, कि एक स्याह रंग की शबनम जो है, स्याह रंग की जो अंधेरी शबनम है वो वहाँ पर गिर रही है। तो वो ड्यू जो एक फ्रेशनेस की अलामत थी, जो कि एक ताजगी की अलामत थी, जो फरहत की अलामत थी, विच वॉज द सिंबल ऑफ लाइफ, विच वॉज द सिंबल ऑफ कलर, विच वॉज द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, वो शबनम भी जो है जो एक डेलिकेसी की सिंबल है ना, नफासत की, नाजुकी की जो है वो एक सिंबल है। तो वो जो इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत, इतनी डेलिकेट चीज़ है वो भी क्या हुई है, वो भी ड्राई हुई है, वो भी डार्क हुई हुई है, स्याह पड़ी हुई है। और स्याह रंग हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके कि जो ब्लैक कलर है दैट इज़ कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ ग्लूम, ये दुख की अलामत है। स्याह रंग जो है ये दुख की, लिटरेचर में जो है हमेशा इसको जो है वो स्याह बख्त होना, उर्दू में भी हम, उर्दू लिटरेचर में भी आप इसको हमेशा देखें तो हम इसको जो है वो नेगेटिवली यूज़ करते हैं, दुख की अलामत के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी उसने जो है वो डार्क ड्यू को दुख और गम की अलामत के तौर पे, और फिर वो आगे चल के याद है आपको कि वो आगे चल के डिस्कस करता है फ्रूट्स को, ठीक है, कि देवर पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, कि वो जो फ्रूट्स हैं मेलन, गावा, मैंड्रीन, वो भी उसको क्या लग रहे हैं, उनके जो ढेर उसने उगाए हुए हैं वो भी उसको ऐसे लग रहे हैं कि जैसे तोप के घुले हों। और वो जो उनकी ग्लो है, उनकी जो रोशनी है, अगेन जो फलों की जो ग्लो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की अलामत है। लेकिन वो उसको वो खूबसूरत चीज़, वो मीठी चीज़, वो स्वीट पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो भी क्या उसको लग रहा है, वो भी उसको हॉरिबल लग रहा है, वो भी उसको फियरफुल लग रहा है। फियरफुल क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इतना ऑब्सेस्ड है, इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है, इतना खौफजद है। ओवरऑल जो जंग के हालात उसके मुल्क पर जो छाए हुए हैं या जहाँ वो मौजूद है उस जगह पर जो एक जंग के ख़तरात या जंग के बादल जो मंडला रहे हैं, उससे वो इतना डरा और सहमा हुआ है कि उसको वो जो फलों से निकलने वाली जो मिठास है वो भी जो है उसको क्या लग रही है, फलों के रंग भी जो हैं या फलों के शेप्स भी जो है उसको क्या लग रही हैं, तोप के गोलों की माने लग रही हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। अब ये जो उसने पर्टिकुलर आपको अंदाज़ा है अब बहुत अच्छे से, सिनोनिम्स डिस्कस करने हैं। इधर हमने अपना सिंबलिज्म डिस्कस करना है और लिटरेरी टेक्निक्स। अब लिटरेरी टेक्निक्स में जो लास्ट हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो इमेजरी का, तो इमेजरी आपको तकरीबन वो तो हर कपलेट में ही यूज़ होती है, इसलिए हम उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से जो है वो डिस्कस नहीं करते होते। लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया कि इमेजरी क्या होती है। कहते हैं डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, के जो स्याफाम बच्चे हैं, ठीक है, वो आते हैं उस गली में जो है वो दाखिल होते हैं और उनके पास खर्चने के लिए एक ही सिक्का है, ठीक है। अब विद अ कॉइन टू स्पेंड, अ कॉइन जो है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पॉवर्टी, दैट द एक्सट्रीम पॉवर्टी दे आर लिविंग इन, कि जिस शदीद गुर्बत में वो ज़िंदा रह रहे हैं ना, उस गुर्बत को रिप्रेजेंट कर रही है। उस गुर्बत की नुमाइंदे के तौर पर उसने डिस्कस किया है कि उनके पास खर्च करने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही सिक्का है, ठीक है। एंटर द लेंट्रेंस ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं सर्कल को
राउंड को दायरा, lantern जो है बेसिकली दैट इज द गैस लाइट, कंदील या बत्ती जिसको आप कहते हो, ठीक है। आपने तो शायद वो नहीं देखी होंगी, आई हैव द प्रिविलेज कि मैंने वो देखा है, लालटेन उसको कहते थे। उसके अंदर शोला होता था और गिर्द उसके इर्द गिर्द जो है वो एक शीशे का बॉक्स बना होता था, तो शीशे के बॉक्स के अंदर वो जो शोला था वो जलता रहता था, उसको लालटेन कहते थे उर्दू में। इंग्लिश में उसको जो है वो लैंटर्न कहते थे। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। अब ये लैंटर्न्स ऑर्बिट क्या है कि कंदील ऊपर जल रही है, एक लालटेन ऊपर जल रही है, और लालटेन की रोशनी ने क्या किया हुआ है, अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या किया हुआ है, एक हाला बनाया हुआ है, एक दायरा बनाया हुआ है। अब अदरवाइज भी आप देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी जली होती है, ये इवन स्ट्रीट लाइट भी जल रही होती है, तो स्ट्रीट लाइट का क्या होता है, नीचे एक उसका सर्कल बना होता है, तो वो वाहिद रोशनी है जो वहाँ पर मौजूद है, उसको वो लैंटर्न ऑर्बिट कह रहे हैं कि वो जो रोशनी का हाला है जो उस लालटेन की रोशनी की वजह से बना हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, उस हाले के अंदर, उस दायरे के अंदर जो है वो क्या होते हैं, दाखिल। वैसे भी आप यहाँ अभी भी हमारे फल फ्रूट वगैरह देखें तो उन्होंने अपने रेडी के ऊपर जो है अपने स्टॉल के ऊपर क्या किया होता है, एक लाइट अक्सर लटकाई होती है और उसका एक दायरा सा जो है उनकी रेहड़ी के या उनके स्टॉल के गिर्द जो है वो आपको बना हुआ नज़र आ रहा होता है, तो वो उस दायरे में जो है वो दाखिल होते हैं। फाइंड मेलन, गावा, मैंड्रीन, और वहाँ पर उन्हें जो है वो मेलन, गावा और मैंड्रीन जो है वो पड़ा हुआ जो है वो दिखता है। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ रेन, रेन बेसिकली कहते हैं छिलके को, ठीक है, आउटर लेयर जो होती है सर्टन फ्रूट्स की, ठीक है, उनको, कि जो चांद है कॉम्पैक्टेड कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर आपके लिए, ये कहते हैं आउटर लेयर को, और कॉम्पैक्टेड जो है ये हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, रिड्यूस्ड, कि चांद भी जो है वो घट कर क्या है, एक बारीक छिलके की मानिंद, एक बारीक जो है वो झिल्ली की मानिंद जो है वो नज़र आता है। द सन एंड आ पेटेड स्किन, पेटेड जो है ये किसको कहते हैं हम, ये कहते हैं हम स्पॉटेड, कि उसकी जो सतह है वो भी क्या है, उस पर भी ऐसा लगता है जैसे दाग हैं, उस पर भी ऐसे लगता है कि जैसे धब्बे हैं। अब ये तो ओवरऑल उसने एक मंज़र हमें बता दिया कि मंज़र क्या है, कि सियाफ़ाम बच्चे जो है जेब में एक ही कॉइन लिए जो है वो उस रोशनी के उस दायरे में जो है वो दाखिल होते हैं, उस दायरे में जो कि उस रोशनी, उस लालटेन की रोशनी की वजह से बना हुआ है जो कि वहाँ जगमगा रही है, और अपने सामने जो मेलन, गुआवा और मैंड्रीन है उसको पड़े हुए जो है वो देखते हैं। और हालात ये हैं कि मून भी जो है, चांद भी जो है वो घट कर एक छिलके की मानिंद हो गया है, और जो सूरज है उसकी सतह भी जो है वो क्या हुई है, वो दागदार हो गई है, वो स्पॉटेड है। अब हम आते हैं इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स की तरफ। अब ये जो डार्क चिल्ड्रन उसने यूज किया है ना, डार्क चिल्ड्रन जो उसने यूज किया है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि वो वाइट चिल्ड्रन भी कर सकता था, लेकिन वाई हैज ही चोजन डार्क चिल्ड्रन, इसलिए डार्क चिल्ड्रन किया है कि डार्क चिल्ड्रन शोज
actually they are the symbol of underdeveloped nations. गरीब बच्चे, गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बच्चे। और डार्क चिल्ड्रन उसने क्यों चूज़ किए? इसलिए चूज़ किए कि आप पिछली सदी में देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैन सॉल्वर्दी जो है ये एक मॉडर्न पोइट है। ये 2000 के बाद इसकी डेथ, गालबन 2012 के 13 में इसकी जो है वो डेथ हुई है। ये 2000 तक तो ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा मॉडर्न पोइट है। सो इसका जो सारे का सारा पोइटिक एक्सपीरियंस है वो पिछली सदी का है, ठीक है, जो सदी अभी गुजर गई है। और उस सदी में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर जंगों का निशाना कौन से मुल्क बने हैं? वो मुल्क बने हैं जो अंडर डेवलप मुल्क थे। अफ्रीका में आपने देखा कि बेशुमार जंगें हुई। वो मुल्क जो कि गरीब थे, जो कि गैर तरक्की याफ्ता थे, जो अंडर डेवलप्ड थे, उन मुल्कों ने जो है वो लास्ट सेंचुरी में जो है वही ज़्यादातर जो है वो बड़े मुल्कों के जुल्म जबर का, उनकी जंगों का जो है वो निशाना बने। दैट इज़ वाई ही हैज़ चोजन द पर्टिकुलर टर्म डार्क चिल्ड्रन, कि वो जो है स्याफाम बच्चे जो है वो दाखिल होते हैं। और कॉइन टू स्पेंड, अ कॉइन टू स्पेंड उसने कहा, सॉरी, दैट शोज अगेन एट द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये उनकी उस शदीद गुर्बत को शो कर रहा है, शदीद गुर्बत को शो कर रहा है कि उनके पास खर्चने के लिए क्या है? एक ही सिक्का है। दे हैव ओनली वन कॉइन टू स्पेंड। इनके पास और कुछ खर्चने के लिए जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और आगे ये जो लैंटर्न्स ऑर्बिट है, ये इट इज a light of, it is a symbol of light of hope, या light of joy, कि उनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं खुशी मौजूद है। लेकिन उस खुशी को एंजॉय करने के लिए उनके पास एक ही कॉइन है, कि उनकी ज़िंदगियों में भी खुशी। और ये चीज़ जो अभी बता रहा हूँ, ये लाइट ऑफ होप, ये लाइट ऑफ जॉय, ये अगले स्टैंजा से बहुत लिंक्ड है। सो इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो लैंटर्न्स ऑर्बिट जो है उसमें आ रहे हैं, लैंटर्न्स ऑर्बिट एज द सिंबल ऑफ जॉय, कि इर्द गिर्द उनके सारा ही अंधेरा बिखरा हुआ है, सारे ही दुख बिखरा हुआ है, लेकिन उस दुख में जो है वो कहीं ना कहीं रोशनी का एक दायरा भी जो है वो क्या है, वो मौजूद है, ठीक है। उस रोशनी के दायरे की मौजूदगी को, या रोशनी के उस खुशी के उस चंद लम्हों को, या खुशी के उस थोड़े से पोर्शन को शो करने के लिए उसने क्या किया है? लैंटर्न ऑर्बिट का सहारा लिया है। लैंटर्न ऑर्बिट के ज़रिए उनकी ज़िंदगी की उस मामूली सी खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इर्द गिर्द फैले हुए अंधेरे में कहीं ना कहीं उनको रोशनी फराहम करती है। कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन कहीं रोशनी का एक दायरा, रोशनी का एक हाला, रोशनी का एक पोर्शन भी जो है उनके यहाँ मौजूद है। और उसको एंजॉय करने के लिए, उससे लुत्फ़ उठाने के लिए जो है उनके पास क्या है? सिर्फ एक ही कॉइन जो है वो उनके पास मौजूद है। रोक दें। अच्छा, और यहाँ पर वो उनकी बेसिकली जो महरूमी है उसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता है। फिर जो कंडीशन ऑफ मून है, जो चांद और सूरज की उसने कंडीशन बताई है, दैट रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट ग्लूम ऑफ द सिचुएशन। ये ओवरऑल जो ग्लूम है, ओवरऑल जो दुख है, ओवरऑल जो डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन है, ओवरऑल जो तबाही है, उसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। वी ऑल नो दैट मून एंड सन, दे आर द सिंबल ऑफ लाइट,
they are the symbol of life, they are the symbol of freshness, they are the symbol of glow. ये किस चीज़ की अलामत हैं? ये हमारी ज़िंदगी में रोशनी की अलामत हैं। और रोशनी क्या है? रोशनी खुशी की अलामत होती है। हम अक्सर कहते हैं कि आपके नसीब रोशन हो जी, ठीक है। इट व्हाट डज इट मीन कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आए। सो रोशनी जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी। तो और चांद और सूरज जो हैं वो क्या हैं? वो उस खूबसूरती की, उस पॉजिटिविटी की भी इंतहा हैं, ठीक है, उसका बिगेस्ट सोर्स हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं, हालात इतने कशीदे हैं, हालात इतने बुरे हैं, तबाही इस कदर है, जंग ने इस कदर तबाही मचाई है, मिलिया मेट कर दिया हुआ है सब कुछ, कि चांद और सूरज which were considered the chief source of happiness, the positivity, the life, the energy, वो जो एनर्जी के सबसे बड़ा ज़रिया है वो भी क्या है? वो भी they are feeling contracted, they are feeling they have been reduced to our end. वो घट के क्या हुए हैं? उनकी भी हालत एक छिलके की सी हो गई है। और जो सूरज है वो भी क्या है? उसकी सतह भी क्या हो गई है? सूरज जो कि एक रोशनी का सिंबल है, जो कि रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स है, उसकी हालत भी क्या हो गई है? उसकी हालत भी बिल्कुल जो है वो तबाही के किनारे पहुंची हुई है, ठीक है। उसकी हालत भी स्पॉटेड है, उसकी सतह भी, वो जो इंतहाई रोशन चीज़ थी, इंतहाई खूबसूरत चीज़ थी, उसकी सतह भी क्या हुई है? दागदार हुई है। सो दैट शोज the absolute destruction, that shows the absolute devastation, मुकम्मल तबाही को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है उसने चांद और सूरज को इस हालत में दिखाया है। और अब अगले स्टैंजा पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फिर ये सारी तबाही इस इतने सारे क्योस में से, इतनी सारी मुसीबत में से, इतनी सारी दुखी कैफियत में से किस तरह से वो आपको एक उम्मीद का मैसेज जो है वो देगा, किस तरह से आपको जो है वो वापस ज़िंदगी की तरफ जो है वो जैन सॉल्वर्दी जो है वो किस तरह से आपको इस दुख, इस मायूसी, इस यासियत में से किस तरह से दोबारा जो है वो ज़िंदगी की तरफ लेकर आएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम आते हैं अपने लेटर्स की तरफ बेटे। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, लास्ट लेटर, दैट वाज एट पेज नंबर 327, जिसमें आपने उसको इनवाइट किया था अपने दोस्त को फॉर अ बर्थडे पार्टी। सो अब हम जो है नेक्स्ट लेटर नंबर 10 अपना करने जा रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम और हर टू लेंड यू हिज कैमरा। कि आपने उसको क्या कहा है? उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपना कैमरा जो है वो उसे दे। डियर फ्रेंड, आई एम वेरी बिजी दीज डेज, कि मैं इन दिनों जो है वो बहुत मसरूफ़ हूँ। एज द मैरिज ऑफ माई ब्रदर कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले हफ्ते जो है वो मेरे भाई की शादी है। आई कुड नॉट गो टू माई कॉलेज रेगुलरली, मैं मुस्तकिल जो है वो अपने कॉलेज नहीं जा सका। सो यस्टरडे आई सेंट एन एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव। लिहाजा मैंने कल क्या किया कि 1 हफ्ते की छुट्टी जो है उसकी दरख्वास्त दे दी। यू नो आई एम द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपके लेटर में लिखा हुआ है। यू नो आई एम द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स। कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैं क्या हूँ? अपनी भाइयों की इकलौती बहन हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ कॉपी करने हैं, आप इसको अपने हिसाब से अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ, लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि जी बस इस पर ये लिख दिया तो हदीस हो गया कि हमने इसको एज इट इज़ कॉपी करने। नो नीड टू डू इट, यू कैन शो योर ओन क्रिएटिविटी। अपनी ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं नोट्स में, दे सर्व एज ए गाइडलाइन, आपको एक तरीका, एक मेथड बताती हैं कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बस जो लिखा है कॉमा फुल स्टॉप आपने एज इट इज़ उसको याद कर लेना। दीज आर द गाइडलाइंस,
और आप इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हमेशा कर सकते हैं। यू नो आई एम द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स, कहते कि तुम जानती हो कि मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ। आई हैव टू डू ऑल द शॉपिंग एंड टेक केयर ऑफ ऑल द गेस्ट एंड रिलेटिव्स, कि मुझे जो है वो सारी शॉपिंग भी करनी है और गेस्ट और रिलेटिव्स का भी ख्याल रखना है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है, और कुछ हो ना हो, एक नाराज़ फूफो ज़रूर होती हैं। हम फूफो वैसे सिंबॉलिक के लिए कह रहा हूँ, फूफो मीन्स रिश्तेदार, कि हमारे यहाँ सबसे मुश्किल काम जो है हमारी शादियों में, मशरकी शादियों में, वो होता है रिश्तेदारों को मनाना। तो ऑब्वियसली एक मुश्किल काम उस बच्ची के सुपुर्द हुआ हुआ है। दैट इज़ वाई आई कुड नॉट कॉल यू और राइट टू यू फॉर द लास्ट मैनी डेज़, कहते हैं कि यही वजह है कि मैं पिछले कई दिनों से जो है वो ना तुम्हें कॉल कर सकी हूँ और ना ही तुम्हें ख़त लिख सकी हूँ। द प्री मैरिज सेलिब्रेशंस विल स्टार्ट द डे आफ्टर टुमारो, कि जो प्री मैरिज सेलिब्रेशंस हैं, शादी से पहले की जो रसूमात हैं, वो इंशाल्लाह परसों से जो है वो शुरू हो जाएंगी। आई हैव ओनली वन कैमरा विद मी, मेरे पास सिर्फ एक ही कैमरा है, बट आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल द मेमोरेबल मोमेंट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये जितने यादगार लम्हात हैं इन सब को जो है वो क्या करूँ, अपने कैमरा में जो है वो महफूज कर लूँ। सो काइंडली सेंड मी योर सोनी हैंडी कैम। अच्छा, इसमें आप चाहे तो ब्रांड ना लिखें, हैंडी कैम खाली लिख लें, सो दैट के वो कहीं बेहतर होता है ब्रांड मेंशन ना करना। सो काइंडली सेंड मी योर हैंडी कैम। सो आप मुझे अपना हैंडी कैम जो है वो भेज दें। आई शैल रिटर्न इट इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज सेरेमनीज आर ओवर, कहते कि जो ही ये शादी की तकरीबात ख़त्म होंगी तो मैं ये कैमरा जो है ये आपको वापस भिजवा दूँगी। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू आंट एंड अंकल, कि अंकल और आंटी जो हैं उनको मेरे कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे आदाब जो है वो पहुंचा देना। सो दैट इज़ इट जी। इसके बाद हम अपने पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको पता है कि हम डेली के अपने आजकल 5 कर रहे हैं, सो उस पे हम आते हैं। 65 हम ऑलरेडी कर चुके, अब हम नंबर 66 पे जा रहे हैं। नंबर 66 पे जो आपका वर्ड है दैट इज क्यू, ठीक है, और उसका दूसरा वर्ड भी क्यू ही है। ये वाला क्यू जो है ये हम कहते हैं इशारा, और ये वाली क्यू जो है इसको हम कहते हैं कतार। इस क्यू की प्रोनाउंसिएशन बस ठीक रखनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ हम बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है। सो क्यू, पहले वाला क्यू जो है ही गॉट अ क्यू एंड करेक्टेड हिमसेल्फ, कि उसे एक इशारा मिला और उसने अपने आप को ठीक कर लिया। और दूसरा वाला क्यू जो है प्लीज स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न, कि कतार के अंदर खड़े रहो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। इसके बाद नेक्स्ट वन कस्टम और हैबिट। कस्टम कहते हैं रिवायत को, और ये कहते हैं आदत को। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क ये है कि होते ये दोनों वही चीज़ें जो हैबिचुअल चीज़ें, कस्टम भी उसी को कहते हैं जो अमूमी कोई बात हो, बार बार एक आदत बन जाए, और हैबिट भी आदत ही को कहते हैं। लेकिन रिवायत या कस्टम वो चीज़ होती है जो पूरे मुआशरे की आदत हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम कहते हैं, ठीक है जी। सो ओवरऑल जब आप किसी आदत को एज ए मुआशरा, एज ए सोसाइटी ही अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिवायत। और अदरवाइज किसी इंडिविजुअल का अगर कोई हैबिट है, तो अगर कोई आदत है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिट। मैं सेंटेंस भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। आर ओल्ड कस्टम्स आर नेसेसरी टू क्रिएट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हमारी जो पुरानी रिवायात हैं वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड या भाईचारा कायम करने के लिए जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अ कल्चर्ड मैन ऑलवेज अडॉप्ट्स गुड हैबिट। कल्चर्ड कहते हैं वेल मैनर्ड, बड़ा शाइस्ता, बड़ा तहजीब याफ्ता शख्स,
ठीक है, कि एक तहजीब याफ्ता शख्स जो है वो हमेशा अच्छी आदत अपनाता है। देन आगे देखिए जी, सिक्सटी 68 पे कैपिटल और कैपिटोल। अब ये वाला ऊपर वाला जो कैपिटल है, ठीक है, इसका दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो ये कहते हैं हम दारुल हुकूमत, एक इसका मतलब होता है बुनियादी, और एक, बल्कि मैं इसको नीचे थोड़ा लिख देता हूं, एक इसका मतलब जो है सजाए मौत को भी कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, उसको भी हम सजाए मौत को भी कैपिटल हम कहते हैं। अब ये वाला जो कैपिटल है, ये कहते हैं जी, उर्दू में वैसे इसका वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं मुकन्नना। मुकन्नना कहते हैं ऐसी इमारत जहाँ पर कोई कवानीन बनाया जाए, जैसे असेंबली है या लेजिस्लेशन जहाँ पर होती है, उसको हम जो है वो कैपिटल कहते हैं। एक आपको सेंटेंस बोल देता हूँ इसके लिए जी। वो कहते हैं कि मच कैपिटल विल बी नीडेड टू स्टार्ट द बिजनेस। हाँ, इस कैपिटल का बल्कि गुड एक और मतलब भी, इसी कैपिटल का मतलब सरमाया भी होता है, ठीक है, पैसा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मच कैपिटल विल बी नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, यहाँ पर ये इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। चार मीनिंग हो गए इस कैपिटल के, दारुल हुकूमत, बुनियादी, सजाए मौत और सरमाया। मैं चारों के आपको सेंटेंस बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक तो है जी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये दारुल हुकूमत के मानों में है। फिर मैं कहता हूँ कि टीचिंग इज़ माई कैपिटल ड्यूटी, कि टीचिंग जो है वो क्या है, वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। देन सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट इज़ गिवन टू द मर्डरर्स, कि सजाए मौत किनको दी जाती है, वो दी जाती है जो लोग कत्ल करते हैं। और एक हमने कैपिटल का ये भी कर लिया कि मच कैपिटल विल बी नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। और दूसरा जो कैपिटल है वो देख लें, द कैपिटल इन द यूएसए इज़ इन नीड ऑफ रिपेयर, कि कैपिटल जो यूएस की जो लॉ मेकिंग बॉडी है या लॉ मेकिंग बिल्डिंग है, उसको मुरम्मत की ज़रूरत है। इसके बाद ये कैरेट और ये कैरेट है, ये सोने का पैमाना, सोने की क्वालिटी नापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसको, शी बॉट एन 18 कैरेट गोल्ड चेन, ठीक है। और ये वाला कैरेट जो है ये कहते हैं गाजर, ठीक है। स्टिक एंड कैरेट आपने अक्सर जो है वो सुना हुआ है। नंबर 17 पर जाएं जी, काटन। काटन ये हम कहते हैं पार्सल, डब्बे को आपने उसमें पढ़ा हुआ है, हमने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा था बटन में, और जब कहता है द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो पैकेज का मैंने आपको क्या किया था, एक सिनोनिम हमने उसमें कार्टन भी किया था। तो ये वही वाला कार्टन है। द लार्ज कार्टन विल बी स्टोर्ड इन द एटिक। एटिक कहते हैं अपर फ्लोर को, ठीक है, पहली मंजिल जो होती है उसको कहते हैं एटिक, कि एटिक फ्लोर जो पहली मंजिल है वहाँ पर एक बड़ा कार्टन हमने स्टोर किया हुआ है। और दूसरा कार्टून है, आपके बहुत से दोस्त भी आपको याद आएंगे ये पेरो वर्ड सुन के, ठीक है। तो ये वही वाले कार्टून्स हैं जो आपको अल्लाह ने अता किए हुए, सभी को, हमें भी अता किए हुए थे जब हम आप लोगों की एज में थे, अभी भी हैं, ठीक है। आप लोगों की एज में नहीं है, कार्टून्स अभी भी हमारे दोस्तों में अभी भी जो है वो आपको मिल जाते हैं। द कार्टून वॉज वेरी फ़नी, कि कार्टून जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, ठीक है बेटे। इसके साथ ही हम अपना आज का लेसन जो है उसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस हों आपके तो ज़रूर पूछते रहिएगा। बाकी आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें।